किया था तो उसके बाद अपने फार्म पे उन्होंने वो कराया महामृत्युंजय का पाठ 1 महीना। और उन नेहरू ने पूछा कि क्योंकि आप तो ये बात मानते नहीं कि क्या हो गया कहीं की जानकारी नहीं, तो मैंने उनका अकाल तक छोड़ा ही नहीं, मुझे छोड़े नहीं, ये भूलते नहीं। और वही हुआ, ना मिसेस गांधी बची, ना जनरल वैद्य बचे, जो जो उसने इन्वॉल्व थे वो उनमें से कोई नहीं बचा। मेरी उस वक्त नहीं सुनी गई, लेकिन अब मैं इस बात के लिए आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अब तो वो लाल किले पर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं उनके बीच में, और गुरुद्वारा तो हो सकता है थोड़ा उनका सेंटिमेंट ठीक से हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी बात भी मान ली। अब यहाँ मैं इतने पढ़े लिखे समझदार और काबिल लोगों के बीच में जागरूक से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि देश बहुत खराब रास्ते पे जा, देश में जो सवाल है उन पे कोई नहीं बोल रहा है। बेरोजगारी का सवाल है, चंडीगढ़ के सड़कों पे थे कि साहब 2 साल से भर्ती नहीं हुई फौज की। बेरोजगारी के अलावा महंगाई का सवाल है, महंगाई में और कोई कारण नहीं है, पेट्रोल महंगा होने का कोई कारण नहीं, बाहर कहीं पेट्रोल महंगा नहीं, फिर पाकिस्तान में भी महंगा नहीं पर हमारे महंगा है। इसी के साथ जो किसानों की फसल के दाम हैं वो आज भी ठीक नहीं हो रहे। तो जो सवाल है उन पे लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई इस पे हो रही है कि यहाँ झंडा मेला लगेगा। जोधपुर जैसे शहर नरेंद्र पार्टी जिसमें कभी कोई दंगा 47 में भी नहीं हुआ, उसमें 5 मिनट में दंगा हो गया। कहाँ ले जाते हैं हम अपनी समाज? इसको लड़ा के तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और कोई नहीं बोल रहा, कोई नेता इस बात पे नहीं बोल रहा कि भाई ये गलत रास्ता है, लड़ो मत, आपस में मिलते रहो। सवाल ये है, इन पे लड़ो, बेरोजगारी पे लड़ो, महंगाई पे लड़ो, और भी जो सवाल है उन पे लड़ो। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी समाज को डायरेक्शन देने वाले लोग हैं, अपने लोगों से बहुत ही सबसे बचें। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा वो ये है कि चूँकि हम सब साधारण घरों से आते हैं, हमारा कोई एम्पावरमेंट नहीं हो सकता एजुकेशन के अलावा। पढ़ाई होगी, अच्छे स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, तब हमारा एम्पावरमेंट होता है। मैं 2 बातें कह के अपनी बात खत्म करूँगा। अमेरिका की एक वो थी जिसको कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, जिसका नाम था कोंडोलीज़ा राइस। दूसरी पत्नी, देखने में साधारण से भी कम, और वो मतलब एक तरह से समझिए कि जिसको वो मैं कहूँगा तो वो रंग भेद की बात आ जाएगी, सामने रंगी थी, कोई उसमें उस तरह का आकर्षण नहीं था, लेकिन अपनी विद्वता के कारण, आपको सिफारिश से फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बनता, अपनी विद्वता के कारण फॉरेन सेक्रेटरी बन गई। तो लीबिया का जो तानाशाह था जिसका नाम गद्दाफी है, जो वो मारा गया, तो रेबेल लोग उसके दफ्तर में घुसे तो उनको एक डायरी मिली। उस डायरी में उसने लिखा हुआ था कि मैं जब लिटिल कॉन्डी को शेखों को धमकाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है। तो लिटिल कॉन्डी शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत उसको उसकी फॉरेन सेक्रेटरी के पद में दी थी, और फॉरेन सेक्रेटरी का पद उसको उसकी पढ़ाई की काबिलियत नहीं था। तो अगर अपने बच्चों को उस तरह बढ़ा दोगे तो आपके घरों में भी लिटिल कॉन्डी हो जाएंगे। और आपको मैं बताऊं अपने तजुर्बे से, मैं तो गवर्नर होने के कारण बहुत कम ओकेशन में जाता हूँ। अगर 30 मेडल होते हैं तो 30 में 20 लड़कियों के होते हैं, 10 लड़कियों। और मैं हमको कहना लड़कियों को पैदा भी होने देना चाहते, इतने दुष्ट लोग हैं। लड़कों को मैंने कहा बहुत जगह, मैं कहा बेटा क्या करोगे तुम तो रोटी भी कौन नहीं आती, ये मुक्केबाजी का भी मेडल यही लाएंगी, कुश्ती का भी यही लाएंगी, टेनिस का भी यही लाएंगी, तुम काहे में, तुम क्या करोगे? तो ये जो गिरावट, लड़के तो थोड़ी सी उम्र में दारू की तरफ चल देते हैं, मेरे साथ के ज्यादातर साथी चल बसे, और मुझे इस बात का अफसोस है कि अगर वो अपनी आदतें थोड़ा ठीक रखते तो शायद हमारे बीच में होते। तो लड़कों को एक तो समाज को ये करना चाहिए, तो बेटी से तो पूछते हैं कहाँ थी, कहाँ गई थी, कब आई है, लड़के से नहीं पूछते कहाँ गया।
और नतीजा ये है कि वो नस्ल बर्बाद। अपने बच्चों को हम बढ़िया तालीम दें, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं और जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो चेंज करें। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? आजकल तो हमारे सगाई में 4 छल्ले की कार मांग रहे। आपको तो मालूम होगा, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। और 2 आदमी हैं परिवार में, और 2 आदमी हैं परिवार में और मकान 15 कमरे का बनाएंगे दिखावे के लिए। तो ये इसके बजाय बच्चे को बेहतरीन कॉलेज में भेजो, अमेरिका भेजो, लंदन भेजो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ एजुकेशन की क्वालिटी आपको है। और ये इस बात से साबित है कि आपको आज तक हिंदुस्तान को 12 या 13 नोबेल प्राइज मिले, जिनमें से 6 उनको मिले जो विदेश में, और अमेरिका और इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी को 70, 80, 90, 100 नोबेल प्राइज मिले। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर है। हमारे यहाँ नहीं है। मैं तो एजुकेशन, मैं तो हो रहा हूँ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। पार्लियामेंट में आज तक नवीन पार्टी एजुकेशन पे डिबेट नहीं हुई। बजट पास होता है तो 4-6 सब्जेक्ट इकट्ठा करके लोग जाति से बोलते हैं गिलोटिन करना। एजुकेशन को हर साल गिलोटिन करते हैं, बिना बहस के पास करते हैं। तो हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। बच्चों को बढ़िया जगह पढ़ाइए और इस पे कराइए कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ना है, इस पे कराइए कि मेरे बच्चे को वहाँ तालीम मिल रही। इस तरीके कि मैंने 15 कमरे की कोठी खोल कर ये कोई कहानी में तो 1.5 कमरे की MP, MLA, मिनिस्टर सब रह गया था। दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता। जैसे मिलते जब नीचे उतरते थे चौधरी लोग, अरे उनके यहाँ 1.5 कमरे के मकान में पड़ा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 1.5 कमरे का मकान मेरे काम आ। मैंने कश्मीर के भ्रष्टाचार के जो सवाल उठाए, अगर उन पे जो जांच हो रही है जिन जिन के खिलाफ जो जेल जाएंगे, उनके बजाय मैं जेल जाता अगर मेरे पे 1.5 कमरे का मकान नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब मुझे आडंबर है, इनमें ना पढ़ें। बच्चों को बढ़िया से बढ़िया तालीम दें, खासतौर से लड़कियों को, क्योंकि उनमें एक बात और कहूँगा मैं, आप तो बहुत विद्वान लोग बैठे ही हैं। जब लड़की अफसर हो जाती है, हालांकि उसने मुंह काला कर दिया हम लोगों का छत्तीसगढ़ में, तो वो भ्रष्टाचार भी कम कर देते। लड़का जल्दी इस तरफ भागता है वाइफ के दबाव, एक पड़ोस में ये हो गया तो क्या करा। एक दिन मुझे किरणपाल सिंह का फोन आया। किरणपाल एक शानदार बढ़िया MLA रहे पश्चिमी यूपी के। उन्होंने कहा मैं साहब हमारी माता जी को समझा दो। मुझे क्या करूँ? मैंने मेरे चाचा के लड़के ने कोयले का काम कर दिया और हमें भी ठोक दी, और मेरी माँ मुझे एक लाचार के रहेंगे का क्या करेंगे। तो ये जो चीज पत्नी रिश्तेदार है, तो खुद देखा जब मैं मिनिस्टर था तो जो आता था वो ये कहता था कुछ कर दो, रोज मौका नहीं मिलता है। इस सब से बचना चाहिए और समाज को सही रास्ते की तरफ, क्योंकि हम लोग हैं, चाहे वकील हों या नेता हों, हमारी तरफ देखते हैं लोग। अगर हम ही सही रास्ते पे नहीं जाएंगे तो समाज की सही रास्ते पे नहीं जाएंगे। मैं बहुत लंबा हो गया, बस ये तो आपको जानकारी के लिए वो इससे करने की बात नहीं है। लेकिन जब लाल किले पे कुछ लड़के चढ़ गए और उन्होंने एक जगह झंडा लहराया, तो दिल्ली में इतना शोर मचाया गया कि जैसे साथ देश हो गया। मैंने देखा वहां तो नहीं खड़ा है जहाँ प्रधानमंत्री खड़ा थे, वो तो वहीं खड़ा है हुआ था जहाँ प्रधानमंत्री। ये तो एक अलग कहीं डंडा था, उससे किसी लड़के ने चढ़ के निशान साफ करा दिया। चढ़ने वाला लड़का सिख था। मुझे बहुत, मैंने उस पर सोचा तो देखा सबसे याद वो आई समझ। और मैंने फिर सिखों को कहा बेवकूफ के बच्चे जो तुम्हारे ये किसान आंदोलन के नेता हैं, ये अपने पे इल्जाम लगवा रहे हैं, इन्हें कहो कि ये कहें कि कोई हमने देशद्रोह नहीं किया झंडा फहरा। पहली चीज तो यह है कि लाल किले पे झंडा फहराने का पहला अधिकार तो देश के प्रधानमंत्री, और उसके बाद अगर किसी को है तो उनको है जिनके गुरु ने लाल किले के दरवाजे पे गर्दन कटा दिया।
सर लाल किले के बाहर कलम किया गया था। अगर उसके बच्चे भी लाल किले पे नहीं चढ़ेंगे तो कौन चढ़ेंगे? क्या फिर हम चढ़ेंगे? क्योंकि हमारे वाले तो हर तीसरे महीने जा चढ़ते थे लाल किले। आपको अपने तजुर्बे की बात बताऊं, लोकदल जब हम बना रहे थे तो मैं और बागड़ी भी मिलने गए देवीलाल, और हमने कहा 24 साल आ जाओ, 24 साल की पार्टी है तुम्हारी, तो मैंने हमें बता। उसी के 3-4 दिन बाद एक कांड हो गया भिवानी में, विवासा कांड, जिसमें पुलिस ने माँ और बेटे को निर्वसन करके एक कोठरी में बंद किया। तो ये बात चौधरी साहब को पता चली, तो उन्होंने कहा वहाँ भिवानी में पब्लिक मीटिंग रखी। तो मैंने वो बागी जी ने वहाँ एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन कर दिया, और जब हम चौधरी साहब को लेके गए तो आप यकीन करें 50,000 की गिनती के 50,000, ऐसे नहीं जिसे आजकल कहते हैं 5,000, लेकिन वो भीड़ स्टेज से दूर दूर की डरी। बंसीलाल ने बयान दे दिया कि अगर ये आ गए चौधरी शरण सिंह तो मैं उठा के जेल, मैंने जेल 30 के लिए बंद कर। जब हम आ गए तो मैंने बागी जी को कहा कि पहले खाना बाद में खाएंगे, पहले इस मीटिंग को एड्रेस करो, ये लोग चले जाए। बागी जी से मैंने कहा मुझे आप माइक दे, उन्होंने मुझे माइक दे, तो कभी चुना गया था एमएलए 2 महीने पहले। तो मैंने कहा चौधरी साहब ने सुनो, हम आज के साथ भी लेके आए, इसका नाम चौधरी चरण सिंह, और ये शख्स वो है जिसने नागपुर में पंडित नेहरू का हाथ पकड़ लिया था कि मैं किसानों की जमीन कोऑपरेटिव फार्मिंग में नहीं जाने दूंगा, और हिम्मत के साथ खड़ा हो गया। और तुम किससे डर रहे हो? तुम मुझसे डर रहे हो जो मुझसे गांधी से बिना इजाजत किए पेशाब करने के लिए जाता है। तो मैंने वहां कहा कि हमारे साथ आ जाओ, 6 महीने में चरण सिंह जी को लाल किले पे चढ़ा। तो ये ऐसी इमेजिनेशन में जाती है किसानों के, एकदम जय जयकार। चौधरी साहब मेरे से बोले कुछ होकर 4-5 जलसे करके लाल किला, और साहब आप यकीन करेंगे उस लाल किले में 6 महीने में हरियाणा में इतनी बड़ी पार्टी बना दी कि देवीलाल जी लाइन लगा के उसमें शरीक। तो लाल किला हमारे लोगों के जहनों में रहता है, सिखों का अधिकार है, हमारा अधिकार है, हम डरे हैं, हमने वहाँ उसके दरवाजे निकाले हैं, तो इस पे कोई शर्माने की जरूरत नहीं है ना।